हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस, और रेजोनेंस में हम लोग ऑलरेडी 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और उस 7 लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन इन रेजोनेंस के बारे में जाने कि एक्चुअली में रेजोनेंस क्या होता है। उसके बाद फिर सीरीज रेजोनेंस में हम लोग सारा चीज़ के बारे में जाने, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट, ये सब बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए, यानी हम लोग सीरीज रेजोनेंस कंप्लीट कर लिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे पैरेलल रेजोनेंस के बारे में। क्या बताएंगे? पैरेलल रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो बोलता है कि पैरेलल रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज एंटी रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस मतलब तो समझ रहे हैं कि जहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ठीक है, चाहे तो अगर सीरीज में तीनों सर्किट कनेक्टेड है, जैसे हम बोले को कि जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट जीरो कहने का मतलब क्या होगा कि एक्सएल बराबर एक्स ही होगा, उसको रेजोनेंस बोलेंगे। अगर तीनों सर्किट सीरीज में कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं क्या? सीरीज रेजोनेंस बोल देंगे। और वही चीज अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस। अब देखिए इसमें बोलता है कि पैरेलल रेजोनेंस को एंटी रेजोनेंस क्यों बोला जाता है। तो हम जब आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, इसको सारा चीज का जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा कि क्यों इसको एंटी रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे आप लोग को पता चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि एट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ड्रा मिनिमम करंट। वहाँ पे क्या हो रहा था कि सर्किट ड्रा कर रहा था रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट। क्या कर रहा था वहाँ पे? रेजोनेंस पे क्या हो रहा था? मैक्सिमम करंट। कुछ इस प्रकार से हम लोग को बन रहा था करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। जब इस तरह से ओमेगा और यहाँ क्या था? आई नोट। तो यहाँ पे क्या था? रेजोनेंस इन ओमेगा नोट। ओमेगा नोट पे करंट क्या होता था? मैक्सिमम होता था। किसमें? सीरीज रेजोनेंस के केस में। लेकिन पैरेलल रेजोनेंस के केस में क्या हो रहा है? मिनिमम करंट होगा। वहाँ पे देखिए देखते हैं कि सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हो जाता है? रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि उस सीरीज रेजोनेंस के जस्ट अपोजिट वाला सारा काम हो रहा है। तो एंटी मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट हो। तो वही चीज तो यहाँ है क्या कि सीरीज रेजोनेंस में एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट हो जाता है, तो पैरेलल रेजोनेंस में मिनिमम करंट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एट रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस में मिनिमम इंपीडेंस हो जाता है, तो पैरेलल रेजोनेंस में मैक्सिमम इंपीडेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी कहने का मतलब क्या है कि सीरीज रेजोनेंस को सिंपली रेजोनेंस बोल रहे थे, तो रेजोनेंस का उल्टा नहीं लग रहा हमको पैरेलल रेजोनेंस, क्योंकि इसमें इसमें उसमें करंट मैक्सिमम होता था, इसमें करंट मिनिमम होगा। उसमें इंपीडेंस मिनिमम होता था, इसमें इंपीडेंस मैक्सिमम होना है। मतलब उसका एंटी है, इसलिए पैरेलल रेजोनेंस को क्या बोल दिया जाता है? एंटी रेजोनेंस। क्या बोल दिया जाता है? एंटी रेजोनेंस। ठीक है, और सीरीज रेजोनेंस को सिंपली रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस का उल्टा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एंटी रेजोनेंस बोलते हैं सिंपली। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, आप पैरेलल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता था? एक ही कॉम्बिनेशन होता था, एक ही पॉसिबिलिटी होता था। क्या पॉसिबिलिटी होता था कि आर, एल और सी, बस ये हो गया सीरीज रेजोनेंस। इसी में हो गया एक्सएल और एक्स, तो सीरीज रेजोनेंस। यानी जितना हम लोग के करना है, यानी ओमेगा नोट भी निकालना है, बैंडविड्थ भी निकालना है, जितना काम करना है सब किससे निकालना है? इस सर्किट से निकालना है। लेकिन पैरेलल रेजोनेंस के केस में देखेंगे तो हो सकता है क्या कि तीनों पैरेलल में हो, या हो सकता है कि आरएल सीरीज में उसके साथ पैरेलल में हो, या हो सकता है क्या कि आरएल और आरसी, यानी इसमें भी रेजिस्टेंस हो, इसमें भी रेजिस्टेंस। यानी हम लोग तीन कॉम्बिनेशन, तीन पॉसिबिलिटी पढ़ के उसमें हम लोग क्या निकालेंगे? ओमेगा नोट का वैल्यू निकालेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपली चलेंगे इससे, और इसी से सारा चीज हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, यानी मेन तीनों से हम लोग क्या करेंगे? ओमेगा नोट के वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम लोग सीरीज रेजोनेंस में ओमेगा नोट के वैल्यू निकाले थे, क्या था? 1/√LC। तो उसी प्रकार इस सब में भी क्या निकालेंगे? ओमेगा नोट के वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे, पैरेलल रेजोनेंस में पढ़ेंगे फिर सारे चीज के बारे में। जैसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़े थे किसमें? सीरीज रेजोनेंस में। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़े थे सीरीज में, तो पैरेलल में भी पढ़ेंगे। फिर बैंडविड्थ के बारे में पढ़े थे सीरीज में, तो इसमें भी पढ़ेंगे। फिर क्वालिटी फैक्टर पढ़े थे सीरीज में, तो इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारा चीज को फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको क्या करते हैं? ओमेगा नोट के वैल्यू निकालते हैं, इसमें फिर इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडियल पैरेलल सर्किट लेते हैं। ये पहला क्या है? यानी आइडियल पैरेलल सर्किट, यानी आरएलसी सीरीज में। इसको बोलते हैं टैंक सर्किट, यानी बी वाला। ठीक है, तो सेकेंड में इसको लेकर चलेंगे। फिर पैरेलल आरएल और आरसी, मतलब इसमें आर एल के साथ आर कनेक्ट है और सी के साथ भी आर कनेक्ट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? सारे सर्किट का ओमेगा नोट निकालते हैं। जैसे सीरीज रेजोनेंस में एक सर्किट था तो उसको ओमेगा नोट निकाले तो क्या आया था? 1/√LC रेडियन पर सेकेंड कुछ ये आया था।
रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब सारा सर्किट को तीनों सर्किट में हम क्या निकालेंगे, ओमेगा नोट का वैल्यू एक एक करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग लिए हैं आइडियल पैरेलल सर्किट, यानी पहला, ठीक है, यानी 3 सर्किट बताएं, पैरेलल में 3 पॉसिबिलिटी बताएं, तो तीसरा में हम सबसे पहला लिए हैं, ठीक है। चलिए अब आप ही बताइए कि जब सीरीज सर्किट रहता था, सपोज कीजिए कि ये सीरीज सर्किट है, सपोज कीजिए क्या है, ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में कौन का चीज जुड़ता है, तो बोले कौन चीज कि सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है, जुड़ जाता है, इम्पीडेंस क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल सर्किट में देखा जाए, किस में देखा जाए, अगर पैरेलल सर्किट में देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि एडमिटेंस जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एडमिटेंस जुड़ता है, मतलब क्या बोलेंगे कि 1/z बराबर इज इक्वल टू 1/r1 r2 r3, यहाँ से 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मतलब क्या बोले, हम ये बोले कि सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस डायरेक्टली जुड़ जाता है, अगर यही पैरेलल सर्किट रहे तो एडमिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है, और ओवरऑल रिजल्ट में क्या आता है, एडमिटेंस आता है। यहाँ से देखिए नहीं क्या है, इम्पीडेंस को उल्टा एडमिटेंस, इम्पीडेंस को उल्टा एडमिटेंस, एडमिटेंस आप जोड़ रहा है और आ रहा है क्या रिजल्ट में, एडमिटेंस आ रहा है। यानी सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस ऐड होता है, डायरेक्टली ऐड होता है, और पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस डायरेक्टली ऐड होता है। ये क्लियर है। चलिए तो यहाँ से देखिए ये क्या है, पैरेलल सर्किट है, क्या है, पैरेलल सर्किट है। जब पैरेलल सर्किट है तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस नहीं जोड़ करके क्या जोड़ेंगे, एडमिटेंस। चलिए तो यहाँ से एडमिटेंस अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हियर बोल सकते हैं कि 1/y बराबर 1/r प्लस 1/jxl प्लस 1/-jxc। यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ई था, आर था इम्पीडेंस, लेकिन एडमिटेंस क्या हो गया 1/r, तो ई टूट गया, ठीक है। यानी एडमिटेंस क्या हुआ, इम्पीडेंस था लेकिन फिर उसको पलट दिए थे, क्या आ गया, एडमिटेंस आ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या किए, डायरेक्टली ऐड कर दिए, ठीक है। अब बताइए जे वाला टर्म है नीचे है, ऊपर कर दें, तो अगर ऊपर करना चाहें यहाँ से देखिए 1/j है, तो क्या तो करना पड़ेगा, -j से गुना भी, -j से भागा भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -j आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -j², और j² का मान कितना होता है, -1, तो यहाँ से आ जाएगा -j अपॉन माइनस, और j² का मान -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, -j, मतलब 1/j के मान -j आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1/y बराबर 1/r माइनस j/xl प्लस j/xc, यानी जे ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जे वाले, अगर जे को सेपरेट करना चाहें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/r प्लस j इंटू 1/xc माइनस 1/xl। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया क्या, 1/xc माइनस 1/xl। अब आप बताइए कि ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है बताइए आप। जैसे आप रेजिस्टेंस को उल्टा को पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कंडक्टेंस बोलिएगा। उसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा आप लोग सोचिए, 3rd सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि y बराबर 1/r प्लस j इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस को उल्टा को BC से कहते हैं सूचित, किससे करते हैं, BC, और इससे क्या, BL से, इसको क्या, BL से, इसको बोला जाता है कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और इसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव ससेप्टेंस, ठीक है। इसको क्या, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इसको इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसको क्या बोल सकते हैं, 1/r को, तो 1/r को हम बोल सकते हैं G, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्या बोले कि इसको बोले कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और इसको क्या बोले, इंडक्टिव ससेप्टेंस बोले। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अब यहाँ से y के मैग्नीट्यूड लिखना चाहे, y की क्या लिखना चाहे, मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 1/r² प्लस BC माइनस BL के होल स्क्वायर के रूट वाई। यहाँ से क्या आ गया, y के मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, y के मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ से हम लोग लिखने का क्या कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से y का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। चलिए अब बताइए I बराबर क्या होता है, करेंट। तो यहाँ से बोलेंगे कि I बराबर तो V/Z होता है, ये आप लोग जानते हैं। I बराबर क्या होता है, V/Z, ठीक है। अच्छा V/Z, यहाँ से V × 1/Z लिख सकते हैं इसको,
क्या बोल सकते हैं, v इंटू 1/z, और 1/z को क्या बोल सकते हैं, y, 1/z को क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे मैग्नीट्यूड लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो 1/z को y मतलब बोल सकते हैं v इंटू वाई, मतलब i बराबर v इंटू वाई होता है। i बराबर क्या होता है, v इंटू वाई होता है। तो यहाँ से अगर i बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से बोल सकते हैं v इंटू वाई का मान कितना, तो 1/r प्लस जे बी सी माइनस बी एल, इतना आएगा, इतना आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताइए, हम वहाँ पे सीरीज रेजोनेंस, किसमें, सीरीज रेजोनेंस के केस में आप ही बताइए कि i बराबर v अपॉन जेड बोलते थे, क्या बोलते थे, जेड बोलते थे। हम क्या बोलते थे कि एट रेजोनेंस ये वाला मिनिमम होता था और ये क्या होता था, मैक्सिमम हो जाता था, याद कीजिए, होता था। चलिए आप बताइए, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हम क्या बताएं कि करंट क्या होता है, मिनिमम होता है, करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। जैसे हम बताए थे कि सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट मैक्सिमम होता है, तो ये मिनिमम हो रहा था, यानी क्या हो रहा था, एक्सएल बराबर एक्सी हो रहा था, तब क्या हो जा रहा था, जेड मिनिमम, तो उसके लिए एक्सएल बराबर एक्सी। तो उसी प्रकार यहाँ अगर करंट मिनिमम करना है तब वाई क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम होगा, y क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम। अब आप ही बताइए कि इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, r को हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि इसको करना होगा जीरो, अब जब ये जीरो हो जाएगा तो करेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम, और जब ये जीरो हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट को क्या किया जाता है, जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है। अब ऐसे भी समझिए कि रेजोनेंस के केस में इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है, जिससे हम लोग के क्या निकल जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। कोई भी सर्किट दिया हुआ है उसको इमेजिनरी पार्ट से क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, वहां से हम लोग के क्या आ जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि BL माइनस BC को हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग के क्या आ जाएगा, हम लोग के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि एट पैरेलल रेजोनेंस, क्या, एट पैरेलल रेजोनेंस I should be minimum, I should be minimum if imaginary part, कौन सा पार्ट, imaginary part is part of admittance, imaginary part of admittance is जीरो। मतलब क्या बोला कि एट पैरेलल रेजोनेंस के केस में आई मिनिमम होगा, कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस ही जीरो, यानी एडमिटेंस का, किसका, एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, तब क्या होगा, करंट मिनिमम होगा। और पैरेलल रेजोनेंस के केस में तब क्या होगा, करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो जब इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप ही बताइए, इमेजिनरी पार्ट मतलब BL और BC को जीरो से इक्वेट करना है, मतलब BC माइनस BL बराबर जीरो, ठीक है। तो करंट मिनिमम का होगा पैरेलल रेजोनेंस के केस में, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट करेंगे। अब इसे भी समझिए कि कोई भी सर्किट दिया हुआ है, पैरेलल सर्किट, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कर देना है, ठीक है। रेजोनेंस के केस में इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कीजिए, आप लोग के रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, इमेजिनरी पार्ट को क्या किए, जीरो से इक्वेट किए। अब देखिए BC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/XC बोले थे, और BL को क्या बोले थे, 1/XL। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 1/XL, 1 क्या आ जाएगा, XL। अब बताइए XC बराबर क्या, तो 1/ωc, XC बराबर क्या बोले थे, तो 1/ω0c। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए ओमेगा नोट यहाँ कर रहा है, तो यहाँ से 1/ω0 करेंगे तो ओमेगा0 से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या, ओमेगा n, तो यहाँ से बोल सकते हैं 1/ω0n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/ω0n हो जाएगा। हम लोग के निकालना क्या है, हम लोग के निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से ओमेगा0 इधर कर दें, तो यहाँ से जाएगा ओमेगा0 स्क्वायर बराबर 1/LC आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा0 बराबर 1/√LC आ गया, यानी सेम रिजल्ट आया, क्या आया, सेम रिजल्ट आया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या आया, रेडियन पर सेकेंड में आया,
यही अगर फ्रीक्वेंसी इसमें लिखना चाहें तो 1/2π√LC, 1/2π√LC क्या गया हर्ट्ज में आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो सीरीज रेजोनेंस हो, क्या हो, या तो सीरीज रेजोनेंस हो या पैरेलल आइडियल पैरेलल सर्किट हो, क्या हो, आइडियल पैरेलल सर्किट हो। रेजोनेंस के केस में क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, दोनों के केस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मान दोनों के केस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग के हम ये तो समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, वही आया जो सीरीज रेजोनेंस के केस में है। कौन से सर्किट लिए तब, आइडियल पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो रेजोनेंस जब देखें कि रेजोनेंस पे इमेजिनरी पार्ट को मिनिमम कर किए, तो यहाँ से हम लोग 0 से इक्वेट किए, तो यहाँ से हम लोग के रिजल्ट वही आया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताइए, सीरीज रेजोनेंस में क्या होता था, इम्पीडेंस क्या होता था, मैक्सिमम होता था। इम्पीडेंस क्या होता था, इम्पीडेंस मिनिमम होता था। इम्पीडेंस क्या होता था, मिनिमम होता था। लेकिन आप ही बताइए यहाँ पे क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इम्पीडेंस यहाँ पे मैक्सिमम क्यों होता है, यही चीज पूछ रहे थे और बता रहे थे कि सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। कैसे, ठीक है। तो आप ही बताइए, सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस मिनिमम हुआ था, वहां तो समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो कैसे होता है यहाँ पे समझिए। आप ही बताइए कि यहाँ पे क्या है, अगर एडमिटेंस बोलना चाहें कि एडमिटेंस, तो रेजोनेंस के केस में एडमिटेंस क्या आया, ये आया, खाली क्या आया, यही ना आया एडमिटेंस, क्या आया, यही। अगर यही चीज क्या आ रहा था, मिनिमम, यही चीज क्या आया था अभी, मिनिमम। क्यों किए मिनिमम, क्योंकि रेजोनेंस के केस में क्या आया कि BC माइनस BL को 0 से इक्वेट किए, इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो जब 0 ही कर दिए, हालांकि पूरा y था 1/r प्लस जे BC माइनस BL था, तो हम क्या बोले कि ये मिनिमम होगा। कब होगा मिनिमम, तो ई वाला पार्ट को 0 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे I को हम लोग V बराबर I ये था। तो हम लोग के करंट को मिनिमम करने के लिए Y को मिनिमम करना था, Y को मिनिमम करने के लिए इसको 0 किए, ठीक है। तो इसको 0 कर दिए, तो यहाँ से आ गया कुछ R मिनिमम, यानी Y का आ गया मिनिमम, यानी Y मिनिमम क्या आ गया, तो 1/r आ गया, ठीक है। Y मिनिमम क्या आ गया, 1/r। तो आप ही बताइए, अगर ZR लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, R के बराबर हो जाएगा ZR, यानी अब ZR। तो आप बताइए, ये मिनिमम कम होगा जब ये मैक्सिमम होगा तब ना, यानी R के वैल्यू मैक्सिमम होगा, R के वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी ये वाला चीज होगा तो ये मिनिमम है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर YR मिनिमम है तो इसका अपोजिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इम्पीडेंस जो होगा पैरेलल रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस क्या आ रहा है, मैक्सिमम। जब इम्पीडेंस मैक्सिमम आएगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम आएगा, तो करंट I बराबर V/ZR। तो करंट यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अरे बोलिए, करंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी हुआ क्या, तो हुआ ये कि हम लोग क्या कर रहे थे कि इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट किए, किस लिए, तो रेजोनेंस के केस में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो जब इसको 0 से इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से Y बराबर 1/r बचा। अब 1/r क्या है, मिनिमम है, क्या है। जैसे में आप लोग सीरीज रेजोनेंस याद कीजिए, क्या था कि Z बराबर R प्लस J XL माइनस XC। तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि इसको 0 से इक्वेट किए, तो ये क्या आ गया, मिनिमम आ गया, Z मिनिमम। और यहाँ से Z मिनिमम क्या आ रहा था, Z बराबर R जो था वो क्या था, मिनिमम था, क्या था, मिनिमम था। तो उसी प्रकार इसको 0 से इक्वेट किए, इसको क्या किए, 0 से इक्वेट किए, तो जो ये बचा, ये चीज वो क्या आ गया, मिनिमम आया। वही चीज क्या आ गया, मिनिमम। जब YR मिनिमम आया तो ZR यहाँ से क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। और जब मैक्सिमम आ गया, यानी ZR मैक्सिमम आ गया, तो करंट I बराबर V/ZR। अभी वाला चीज मैक्सिमम है, दी वाला चीज क्या आ गया, मिनिमम। तो यहाँ से करंट क्या आ गया, मिनिमम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, और करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि एडमिटेंस मिनिमम होता है। तो इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है और करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा, यानी हम लोग आइडियल पैरेलल सर्किट लिए, उसमें हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले और क्या निकाले, हम लोग इम्पीडेंस निकाले कि किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या
कि टैंक सर्किट, यानी टैंक सर्किट टैंक सर्किट लेते हैं और टैंक सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर उसमें भी क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस निकालते हैं। टैंक सर्किट, यानी टैंक सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए आप ही बताइए, हम बता चुके हैं क्या कि सीरीज में क्या जुड़ता है, इम्पीडेंस, पैरेलल में क्या जुड़ता है, एडमिटेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोल सकते हैं कि हेयर एडमिटेंस मतलब 1/y बराबर क्या हो सकता है, अगर इसका इम्पीडेंस बोले मतलब इस सर्किट RL सर्किट, सपोज कीजिए कि R और L है, तो इसका इम्पीडेंस क्या होता है, R होता है, JXL होता है, तो इम्पीडेंस क्या होता है, R प्लस JXL। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि इम्पीडेंस ही आया, RL सर्किट है, ये दो पैरेलल ब्रांच है, एक में RL जुटा हुआ है, एक में क्या है, C है। तो RL के अगर इम्पीडेंस बोलना चाहे तो ऐसे बोलेंगे R प्लस JXL, इम्पीडेंस यही होगा, यानी इस सर्किट का, इस ब्रांच का इम्पीडेंस ये होगा। तो इस ब्रांच का अगर एडमिटेंस बोले तो क्या बोलेंगे, R/1 प्लस JXL, यही होगा, यानी इस ब्रांच का एडमिटेंस ये आया, इस ब्रांच का एडमिटेंस क्या आएगा, तो इस ब्रांच का एडमिटेंस आ जाएगा यहाँ से 1/-JXC, ठीक है। तो दोनों ब्रांच का एडमिटेंस जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे कि टोटल एडमिटेंस जो आएगा R प्लस JXL, ठीक है, प्लस 1/-JXC होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यानी यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यानी दोनों ब्रांच के हम लोग एडमिटेंस क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे, इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। नीचे वाले टर्म को कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम लोग सोल्व करते हैं सर्किट कहीं भी, तो हम लोग क्या करते हैं, जे वाले टर्म को कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर रखने का, ठीक है। तो इसको ऊपर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज, अगर रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 1/R प्लस JXL इंटू R माइनस JXL अपॉन R माइनस JXL, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस 1/-माइनस JXC इंटू क्या करना है, J वाले टर्म को क्या से जाएगा, प्लस J अपॉन प्लस J। रेशनलाइज कैसे कहते हैं, इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, तो यहाँ से बोलेंगे कि 1/y, हम यहाँ से क्या हो जाएगा, R माइनस JXL। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग बहुत बार फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इसका फार्मूला होता है A² माइनस B² होता है, क्या होता है, A माइनस B²। चलिए A के मान कितना है, तो R², तो ऐसा हो जाएगा R² माइनस B² कितना है, तो B की जगह है B की जगह है JXL², यही है। चलिए यहाँ से देखिए ये आ गया R², ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस, अब J² के मान क्या था, -1, तो यहाँ से आ गया -1 आ गया, और क्या आया, XL² आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, R² प्लस XL²। समझ में आया, क्या किए, A² माइनस B² होता है, A² B² की जगह कितना है, JXL, तो ऐसे JXL कर दिए, J का स्क्वायर -1 आ जाता है, तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ से आ गया XL² माइनस प्लस, तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया R² प्लस XL² आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ऊपर में तो J आया और नीचे में क्या आएगा, -J², क्या आ गया, -J², और J² का मान -1, तो यहाँ से आ गया J अपॉन -1 प्लस 1, खाली J आ जाएगा, इधर जाएगा J अपॉन XC आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे रेशनलाइज किए थे इतना मान आया, यहाँ पे रेशनलाइज किए तो इतना मान आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस के केस में इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, 0 करना है, तब ना एक करंट मिनिमम होगा। यहाँ पे करंट मिनिमम के लिए क्या चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करें, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो जब इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तब तो 0 से इक्वेट करेंगे। चलिए तो कोशिश करते हैं हम लोग कि इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर ले। तो सेपरेट करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आ गया 1/y बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ से बोल देंगे क्या, R/R² प्लस XL², ठीक है, माइनस JXL अपॉन R² प्लस XL² प्लस
जे अपॉन एक्स सी। अच्छा फिर क्या होगा, तो 1 अपॉन वाई, यहाँ से देखिए आर अपॉन, ये क्या है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो है रियल पार्ट है, इसको रख देते हैं सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी जे का टर्म यहाँ भी है, जे का टर्म यहाँ भी है, तो जे हम दोनों में क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब जे कॉमन लेंगे तो ऐसे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इतना बचा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक हम लोग जो भी रेशनलाइजेशन किए या जो भी किए हम लोग रेशनलाइज किए, सबसे पहले तो क्या किए कि एडमिटेंस को क्या किए, अलग अलग एडमिटेंस निकाले, दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद हम लोग रेशनलाइज करके इमेजिनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग किए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या 0 से इक्वेट करना चाहिए, या बोल सकते हैं कि मिनिमम इम्पीडेंस के लिए, किसके लिए, फॉर मिनिमम इम्पीडेंस इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0, या ऐसे बोल सकते हैं। जब इमेजिनरी पार्ट 0 बोलेंगे मतलब क्या, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से लिखेंगे कि फॉर मिनिमम एडमिटेंस, क्या, फॉर मिनिमम एडमिटेंस, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0, यानी मिनिमम एडमिटेंस के लिए इमेजिनरी पार्ट 0। अच्छा मिनिमम एडमिटेंस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होता है कि करंट मिनिमम होता है, और करंट क्या होता है, तो करंट होता है v इंटू वाई। जब ये मिनिमम होगा तब ना करंट मिनिमम होगा, मतलब क्या बोलेंगे कि फॉर मिनिमम एडमिटेंस इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0, का है, तब फॉर मिनिमम करंट यहाँ से लिख सकते हैं, का है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉमा दे करके, फॉर मिनिमम करंट, यानी मिनिमम करंट के लिए मिनिमम एडमिटेंस चाहिए, और मिनिमम एडमिटेंस के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट है कितना, यानी बोल सकते हैं क्या, दैट इज 1 अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक हम लोग के क्या आया, तो हमने क्या आया 1 अपॉन एक्स सी बराबर एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या ओमेगा नोट के वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, ओमेगा नोट के वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ एक्स सी बराबर क्या बोल सकते हैं, तो एक्स सी बराबर हम बोल सकते हैं कि एक्स सी 1 अपॉन एक्स सी, और एक्स सी की जगह क्या 1 अपॉन ओमेगा नोट सी। जैसे एक्स सी बराबर क्या बोलेंगे कि 1 अपॉन ओमेगा नोट सी, तो 1 अपॉन एक्स सी बराबर क्या बोलेंगे 1 अपॉन एक्स सी, तो यहाँ से बोल देंगे क्या ओमेगा नोट सी। यहाँ से देखिए 1 अपॉन एक्स सी है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा नोट इंटू सी। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे ओमेगा नोट इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट एल के होल स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बोले कि ओमेगा नोट सी, ओमेगा नोट एल और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट एल आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से बचा आर स्क्वायर सी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एल स्क्वायर सी बराबर एल आ गया। यानी यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आ गया आर स्क्वायर सी, ठीक है, फिर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी आ गया, और फिर इज इक्वल टू एल आ गया। अब हम लोग यहाँ से हम लोग के निकालना क्या है, तो यहाँ से हम लोग के निकालना है ओमेगा नोट का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ओमेगा नोट की वैल्यू निकालना है। चलिए जब ओमेगा नोट की वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से क्या करेंगे ओमेगा नोट के वैल्यू निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओमेगा नोट के वैल्यू निकालना है, तो ओमेगा नोट के अलावा ओमेगा वाला टर्म है उसके अलावा जो भी टर्म उसको क्या करेंगे उस साइड ले चल जाएंगे। जैसे आप लोग के एक्स के मान निकालना रहता था उसके अलावा जो भी टर्म रहता था उसको साइड ले जाते थे, उसी प्रकार। तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि ओमेगा नोट स्क्वायर एल स्क्वायर सी बराबर एल माइनस आर स्क्वायर सी आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से ओमेगा नोट के निकालना है तो इसको रहने देते हैं, बाकी यहाँ से आ जाएगा एल माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन एल स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा कुछ ओमेगा नोट बराबर स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ेगा, चलिए तो इधर आ जाएगा रूट, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 1 अपॉन एल सी, तो यहाँ से 1 अपॉन एल सी, ठीक है, फिर माइनस तो माइनस,
देखिए सी से सी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, तो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मतलब हम लोग के ओमेगा नोट की वैल्यू आ गया कुछ ये आ गया, हम लोग ओमेगा नोट की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। यानी हम लोग को ओमेगा नोट की वैल्यू क्या आया, तो 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जब आप लोग टैंक सर्किट क्या है, तो आप लोग जब ऑसिलेटर पढ़िएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ऑसिलेटर में जो होता है कची यूज होता है, तो टैंक सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़िएगा आप लोग, ऑसिलेटर जब पढ़िएगा तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग टैंक सर्किट था, अब टैंक सर्किट में हम लोग के निकालना क्या था, तो हम लोग के निकालना था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्या आया, तो 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर के रूट ओवर आया, ठीक है। हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए किए क्या, सबसे पहले क्या किए, हम जानते हैं कि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस क्या होता है, ऐड होता है। जब एडमिटेंस ऐड होता है तो ऐड कर दिए। उसके बाद हमको पता चला कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब एट रेजोनेंस, तो करंट मिनिमम होना चाहिए पैरेलल रेजोनेंस के केस में, और जो करंट मिनिमम होगा मतलब एडमिटेंस क्या होना चाहिए, एडमिटेंस में मिनिमम होना चाहिए। एडमिटेंस मिनिमम करने के लिए हम बोले क्या कि इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने के लिए यहाँ से हम लोग कोशिश किए कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या कर दिए, अलग कर दिए। उसके लिए हम लोग क्या किए, रेशनलाइज किए। रेशनलाइज करने के बाद क्या किए, सेपरेट कर दिए इमेजिनरी पार्ट और सेपरेट कर दिए क्या, रियल पार्ट। उसके बाद हम लोग इसको क्या किए, मिनिमम जीरो कर दिए। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, ये मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगा। तो उसके लिए क्या, जीरो से इक्वेट कर दिए। जीरो से इक्वेट किए, यहाँ से सेपरेट करके हम लोग क्या आसानी से ओमेगा नोट के वैल्यू निकालिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो समझ में आ रहा, आप लोग के पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं जिस प्रकार से वहां पे हम लोग निकाले क्या, इम्पीडेंस का वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए सही से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग के पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम लोग क्या, इम्पीडेंस का वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस का वैल्यू निकालते हैं। तो इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इम्पीडेंस निकालना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट तो क्या हो गया, जीरो हो गया। इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एडमिटेंस होगा, क्या होगा, एडमिटेंस जो होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस के केस में क्या होगा, तो बचेगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही तो बचेगा, ठीक है। जब एडमिटेंस निकल जाएगा तो उसको अपोजिट कर देंगे तो इम्पीडेंस भी निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, या तो आर हो गया, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, एक्सएल के जगह क्या बोल सकते हैं, एट रेजोनेंस, एक्सएल के जगह क्या बोल सकते हैं, तो ओमेगा नॉट इनटू एल, क्या बोल सकते हैं। देखिए रेजोनेंस के केस में इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिए, जीरो कर दिए, ठीक है। अब एट रेजोनेंस हम लोग के निकालना है क्या, इम्पीडेंस निकालना है। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि एडमिटेंस एट रेजोनेंस, यानी हम लोग इमेजिनरी पार्ट रेजोनेंस पर इमेजिनरी पार्ट को तो जीरो कर दिए। अब बचा क्या, तो एडमिटेंस बराबर डायरेक्टली क्या बचा, आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही तो बचा रेजोनेंस के केस में। किसका चाहिए, इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस बराबर आर अपॉन एक्स पर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चलिए अब बताइए, ये तो आर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, लेकिन एक्सएल बराबर क्या, ओमेगा एल होता है, और रेजोनेंस के केस में इसलिए ओमेगा नोट एल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से हो जाएगा कुछ ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब बताइए ओमेगा नोट के वैल्यू अभी क्या आया था, अभी हम लोग निकाले, तो ओमेगा नोट के वैल्यू आया 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यही चीज आया रूट ओवर में। अब आप बताइए, अगर रूट ओवर में इतना आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा नोट स्क्वायर के वैल्यू, तो 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओमेगा नोट स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, इतना रख देंगे। तो जब यहाँ रखेंगे हम ओमेगा नोट स्क्वायर की जगह उतना, तो होगा क्या, जब ओमेगा नोट स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, उतना रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वाई आर बराबर, ठीक है, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर के वैल्यू कितना रखना है, तो 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब गुना कीजिए, तो एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर से एक एल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस एल अपॉन सी बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस, देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, आर स्क्वायर।
अब देखिए आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई आर बराबर वाई आर बराबर आर अपॉन एल अपॉन सी आ जाएगा। यानी बोल सकते हैं क्या, वाई आर बराबर आर सी अपॉन एल आ गया। क्या आ गया, आर सी अपॉन एल आ गया। यानी हम लोग क्या किए, सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले, उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पे भी क्या हम लोग निकालनी है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालनी है, एडमिटेंस निकालनी है। और एडमिटेंस, अब एडमिटेंस क्या होता है पैरेलल रेजोनेंस के केस में, तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि एडमिटेंस जो होता है ये क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। उसका मान क्या आया, आर सी अपॉन एल आया। ठीक है, चलिए अब अगर हम इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो इम्पीडेंस यहाँ से क्या होगा, आप ही बताइए। अगर इम्पीडेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इम्पीडेंस क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जो इम्पीडेंस होगा, यानी ऐसा बोल सकते हैं इम्पीडेंस, क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस मतलब जेड, तो जेड और क्या बोल सकते हैं, एल अपॉन आर सी। क्या बोल सकते हैं, एल अपॉन आर सी। अब ये क्या होगा, तो ये बोलेंगे क्या कि ये क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि मिनिमम है, जब इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। इसी को बोल दिया जाता है डायनेमिक इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है, डायनेमिक इम्पीडेंस। ठीक है, यानी पैरेलल रेजोनेंस टैंक सर्किट के केस में हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आया यानी ओमेगा नॉट बराबर रूट ओवर 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और इम्पीडेंस क्या आया, तो इम्पीडेंस आया जेड बराबर एल अपॉन आर सी आया। क्या आया, आर सी आया। पैरेलल आइडियल सर्किट के केस में क्या आया था, जेड आर के बराबर आया था। क्या आया था, आर के बराबर। और वाई आर क्या आया था, 1 अपॉन आर के बराबर। किसमें, पैरेलल आइडियल सर्किट यानी आरएल से जो पैरेलल में था उसमें। लेकिन यही टैंक सर्किट के केस में सारा चीज क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आया, 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आया, एल अपॉन आर सी, जिसको बोला जाता है क्या, डायनेमिक इम्पीडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पैरेलल रेजोनेंस में सबसे पहले आइडियल पैरेलल सर्किट पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, टैंक सर्किट। दोनों में हम लोग क्या निकाले, इम्पीडेंस निकाले, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले लेक्चर में फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आरएल आरसी सर्किट की, आर में भी इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें भी रेजिस्टेंस लगेगा, तो वहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े थे सीरीज रेजोनेंस में, जिस तरह से ग्राफ पढ़े थे, किसमें, एक्सएल एक्सी और वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सारा ग्राफ हम लोग क्या पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें पढ़ेंगे क्या, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये सब सारा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।